साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें बहुत ही काम की जानकारी मिलेगी जो आपके या आपके जैसे उन साथियों के काम आ सकती है जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या डायबिटीज समझ लो, और डिस्लिपिडीमिया जैसी डिसेबिलिटी के साथ लो मेडिकल कैटेगरी में डिस्चार्ज हुए और उनका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया या डिसेबिलिटी एलिमेंट रिजेक्ट कर दिया, तो उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। इस जजमेंट में कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं। सबसे पहला कि प्राइमरी हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन क्या वो सिर्फ ओबेसिटी की वजह से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। मान लो अगर किसी को ओबेसिटी भी है तो क्या ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हुई है, तो उसके बारे में आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने क्या अपना ऑब्जर्वेशन दिया है उसको भी बताएंगे। दूसरा, दो या दो से ज़्यादा डिसेबिलिटी हैं और दो डिसेबिलिटी के लिए आपको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है, एक को नाना कर दिया जाता है, तो टोटल डिसेबिलिटी की परसेंटेज कितनी होगी, किस तरीके से उसका आकलन किया जाएगा, उसके बारे में भी इस जजमेंट में बताया है। कुल मिलाकर के कहें, बंदा जो है 37 साल 11 महीने और 15 दिन की सर्विस करके डिस्चार्ज हुआ था। लो मेडिकल कैटेगरी में एयरफोर्स का ये बंदा था। सन 1985 में ये भर्ती हुआ एयरफोर्स में और 30 अप्रैल 2023 को ये डिस्चार्ज हुआ। टोटल सर्विस 37 साल 11 महीने और 15 दिन। 3 डिसेबिलिटी थी, प्राइमरी हाइपरटेंशन, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस ओल्ड और डिस्लिपिडीमिया, और तीनों ही इनकी नाना कर दी थी। टोटल कंपोजिट डिसेबिलिटी जो परसेंटेज दी थी टोटल, वो इनका 43% था, 43.5%। लेकिन डिसेबिलिटी को जितनी भी थी इन सब को नाना कर दिया, जिसकी वजह से इनका डिसेबिलिटी एलिमेंट रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने फर्स्ट अपील डाली, सेकंड अपील डाली, वो भी रिजेक्ट होगी। फर्स्ट अपील डाली, रिजेक्ट होगी, और उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एएफटी से शानदार आदेश आया। तो पूरे जजमेंट को आपको दिखाएंगे, महत्वपूर्ण बातों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जजमेंट पूरा देखिएगा, समझिएगा कि आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की और क्या फैसला दिया अंत में। तो चलिए सीधा आपको मैं अब जजमेंट के ऊपर ले चलता हूं। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये है आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल का जजमेंट। 2024 में ये फाइल किया गया था और 3 फरवरी 2026 को फैसला सुनाया गया है, आदेश जारी किया गया है। एयरफोर्स का बंदा था ये, और ये यहाँ से आदेश शुरू होता है। मांग थी कि जो इनका डिसेबिलिटी एलिमेंट रिजेक्ट किया था डिसेबिलिटी पेंशन का, जिसमें कि कंपोजिट डिसेबिलिटी 43.5 थी, उस इम्पंक्ड ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए, ठीक है, और इनको ब्रॉड बैंडिंग के साथ 50% डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाए, साथ में 12% का सालाना ब्याज का भुगतान भी किया जाए। अब मुद्दा क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये इंडियन एयरफोर्स में 1985 में भर्ती होते हैं और डिस्चार्ज होते हैं 30 अप्रैल 2023 को लो मेडिकल कैटेगरी में, ठीक है। सुपर एनेट होते हैं आफ्टर रेंडरिंग 37 साल 11 महीने 15 दिन की सर्विस करने के बाद, ठीक है। जब ये डिस्चार्ज होते हैं उससे पहले इनका रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है, यानी आरएमबी होता है, जिसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन आप देख सकते हैं, उसके बाद इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस ओल्ड और डिस्लिपिडीमिया, ये डिसेबिलिटी इनकी पकड़ में आती हैं, ठीक है। टोटल असेसमेंट देखेंगे तो 43.5% बन रही है। 43.5 इनकी कंपोजिट डिसेबिलिटी थी, ठीक है। और लेकिन 43.5 कंपोजिट डिसेबिलिटी थी, फॉर लाइफ थी, लेकिन जो ओपिनियन हुआ था इनका
वो था नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड, यानी नाना केस कर दिया था, जिसकी वजह से इनका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट था वो रिजेक्ट हो गया था। फिर इंडिविजुअल ने इस रिजेक्शन के खिलाफ अपनी फर्स्ट अपील डाली जो रिजेक्ट हो गई। ठीक है, अपीलेट कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद इन्होंने ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल की आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में। ठीक है, फिर दलीलें वगैरह चलती रहीं कि भाई जब भर्ती हुआ था तब कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, उसके बाद डिसेबिलिटी हुई है। ठीक है, फिर रेस्पोंडेंट के वकील ने बताया कि भाई कंपोजिट डिसेबिलिटी जो है 43.5% है, लेकिन वो आरएमबी में नाना थी, इसलिए जो पेंशन रेगुलेशन 153 है उसके तहत जो एयरफोर्स के लिए है 1961 पार्ट 1 का, उसके तहत इनको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। ये इन्होंने अपनी दलील दी सरकारी वकील ने। ठीक है, और उन्होंने बताया कि भाई ये जो एप्लीकेंट था ये सोशल ड्रिंकर भी था। जो समरी और ओपिनियन दी गई थी स्पेशलिस्ट की, उसमें सोशल ड्रिंकर भी बताया था। और इन बैकग्राउंड ऑफ ओल्ड एज एंड अल्कोहल कंजम्पशन ही वॉज इनिशियली डिटेक्टेड टू हैव प्राइमरी हाइपरटेंशन। दारू की वजह से बताया कि भाई दारू वारू पीते थे, इसलिए इनका अल्कोहल ये कंजम्पशन जो कि सोशली तौर पर था, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हुआ 47 साल की उम्र में, जब ये प्लेस किए गए थे मेडिकल क्लासिफिकेशन A4 G4 टेम्पररी T24। ठीक है, पहली बार 2013 में। उसके बाद इनका इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस एक और डिसेबिलिटी डिटेक्ट हुई, साथ में डिस्लीपीडीमिया डिटेक्ट हुई 51 साल की उम्र जब इनकी हो गई, और इनको उसके लिए भी टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी में शुरुआत में प्लेस किया गया। ठीक है, एप्लीकेंट पीरियोडिकली रिव्यू होता रहा अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, और फिर बाद में परमानेंट कंपोजिट लो मेडिकल क्लासिफिकेशन कर दिया था इनको 2018 में। और सरकारी वकील ने दरख्वास्त की कि ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन AFT में फाइल की है इसको डिसमिस किया जाए। ठीक है, ये अब कोर्ट कहती है हमने दोनों पक्षों को सुना, दलीलों को सुना, और दो क्वेश्चन सामने आए। पहला क्वेश्चन कि क्या जो एप्लीकेंट की डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय एयरफोर्स सर्विस है या नहीं। दूसरा क्या एप्लीकेंट एंटाइटल है बेनिफिट का, जो राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट है डिसेबिलिटी एलिमेंट उसका। अब इन सवालों का जवाब छाना गया। तो सबसे पहले मामला आया धर्मवीर सिंह वाला, आप देख सकते हैं ये धर्मवीर सिंह मामला, धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जिसमें कि कोई डिसेबिलिटी अगर भर्ती के समय रिकॉर्डेड नहीं थी और बाद में पाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस होनी चाहिए, और काफ़ी चीज़ें थी इस फैसले में। तो ये पूरे पॉइंट हैं उसके, मोटे तौर पर आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरे धर्मवीर सिंह वाले मामले के पॉइंट हैं। अब कोर्ट कहती है, AFT कहती है इन व्यू ऑफ सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ ऑन एट्रीब्यूटेबिलिटी, AFT कहती है एट्रीब्यूटेबिलिटी के लिए जो लॉ सेटल किया गया है, ठीक है, वी फाइंड that the RMB has denied attributability to the applicant only by endorsing that the first and second disability, that is primary hypertension or impaired glucose tolerance, are neither attributable to nor aggravated by service on ground of onset of these disability in November 2013 and August 2017 while posted in peace location नागपुर एंड चंडीगढ़। भाई को AFT कहती है जो सेटल्ड पोजीशन है एट्रीब्यूटेबिलिटी के ऊपर, जो कानून सेटल किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए AFT ऑब्जर्व करती है कि RMB ने एट्रीब्यूटेबिलिटी एप्लीकेंट की इसलिए डिनाई की है कि जो फर्स्ट डिसेबिलिटी और सेकंड डिसेबिलिटी है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ये डिसेबिलिटी इनको नवंबर 2013 और अगस्त 2017 में हुई थी, जब ये पीस लोकेशन में पोस्टेड थे नागपुर और चंडीगढ़ में। ठीक है, और इसलिए इनका जो एप्लीकेंट का डिसेबिलिटी एलिमेंट था डिसेबिलिटी पेंशन का, वो नॉट एंटाइटल कर दिया था। ठीक है, ये उन्होंने फाइंडिंग्स में पाया।
उसके बाद कोर्ट क्या कह रही है यहां से समझना है। अब यहां कोर्ट कह रही है, हाउ एवर कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस वी आर ऑफ द ओपिनियन that this reasoning of release medical board for denying disability element of disability pension to the applicant are cryptic, not convincing and doesn't reflect the complete truth on matter। ठीक है, कोर्ट ऑब्जर्व कर रही है कि ये जो कारण दिया था कि ये जो बंदा था इन दोनों डिसेबिलिटी को जब डिटेक्ट किया था नवंबर 2013 में और नवंबर 2017 में, ये उस समय ये पीस लोकेशन में पोस्टेड था। कहाँ पर? नागपुर और चंडीगढ़ में, और इसलिए इनका डिनाई किया था। और फिर एएफटी कहती है कि इसलिए जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस इस केस में आए हैं उनको कंसीडर करने के बाद जो रिलीज मेडिकल बोर्ड की रीजनिंग थी, जो ओपिनियन था जिसमें कि उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट रिजेक्ट किया था, वो क्रिप्टिक था, कन्विंस भी नहीं कर रहा था और पूरी सच्चाई भी बयान नहीं कर रहा था इस मामले में। ठीक है, ये यहां पर ठीक है। अब आगे कोर्ट कहती है कि भाई जो पीस लोकेशन है वो अपने आप में प्रेशर रखता है सख्त एयरफोर्स की ट्रेनिंग का और उसके साथ जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जुड़ा है उसका भी। बंदा जब भर्ती हुआ था एयरफोर्स में 15 मई 1985 में, और जब उसकी फर्स्ट और सेकंड डिसेबिलिटी स्टार्ट हुई थी वो लगभग 28 साल और 32 साल की सर्विस के बाद डिटेक्ट हुई थी, नवंबर 2013 में और अगस्त 2017 में। भाई 28 साल की नौकरी करने के बाद उसकी डिसेबिलिटी डिटेक्ट हुई थी, एक डिसेबिलिटी 28 साल के बाद, एक डिसेबिलिटी 32 साल की नौकरी करने के बाद। अब यहां पर कोर्ट कहती है, वी ऑल्सो फाइंड दैट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज द एप्लीकेंट्स आइडियल वेट वॉज 69 kg वेयर एज द एक्चुअल वेट वॉज 76 kg। ओवरवेट 7 kg। भाई जो आइडियल वेट था एप्लीकेंट का वो कितना होना चाहिए था? 69 kg। एक्चुअल वेट था 76 kg और ओवरवेट था 7 kg। ठीक है, जो कि 10.14% था आइडियल वेट से। ठीक है, उसके बाद कहती एज सच इट ऑल्सो कैनॉट बी सेड दैट कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इज ओवरवेट। इसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो डिसेबिलिटीज हुई हैं इनको ये ओवरवेट होने की वजह से हुई हैं। इट डज नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ ओबेसिटी एंड द आरएमबी हैज ऑल्सो नॉट रिपोर्टेड द डिसेबिलिटी ऑफ ओबेसिटी इन इट्स प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट। पहले तो ये कहा है कि भाई ये नहीं कहा जा सकता कि ओबेसिटी होने की वजह से ये डिसेबिलिटी इनको हुई है, और दूसरा आरएमबी ने भी ओबेसिटी मेंशन नहीं किया है रिलीज मेडिकल बोर्ड में। उसके बाद there is no such report of RMB that one of the cause of primary hypertension and impaired glucose tolerance was overweight of the applicant। तो वही RMB ने भी इस चीज को मेंशन नहीं किया है कि ये जो हाइपरटेंशन और impaired glucose tolerance जो डिसेबिलिटी है वो ओवरवेट की वजह से हुई है। तो ये मुद्दा एक यहाँ पर क्लियर हुआ। अब merely suffering from obesity by itself does not ipso facto render the order disabilities such as primary hypertension and impaired glucose tolerance। इस मामले में एक फैसला आया था एपेक्स कोर्ट का, रंजुमन टीएम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का, जिसमें कि बताया गया ये पॉइंट यहां से ये ठीक है, ये पॉइंट बताएगा क्या है। इफ एनी एक्शन इज टेकन बाय द अथॉरिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ ए सर्विसमैन एंड द सर्विसमैन इज डिनाइड डिसेबिलिटी पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ ए रिपोर्ट ऑफ मेडिकल बोर्ड वेयरइन नो रीजन हैव बीन डिस्क्लोज्ड फॉर द ओपिनियन सो गिवन सच एन एक्शन ऑफ द अथॉरिटी विल बी अनसस्टेनेबल इन लॉ। भाई क्लियर कट लिखा है कि कोई एक्शन अगर लिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा डिस्चार्ज करने का सर्विसमैन को, और सर्विसमैन को अगर डिसेबिलिटी पेंशन जो है डिनाई की जाती है, नहीं दिया जाता है, सिर्फ इस आधार पर कि मेडिकल बोर्ड ने
ओपिनियन दी है और कोई ठोस रीजन नहीं डिस्क्लोज किया है उसमें रिलीज मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग की फाइंडिंग्स में, तो उस एक्शन को जो कि अथॉरिटी के द्वारा लिया गया है वो कानूनी रूप से सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, अथॉरिटी को प्रॉपर तरीके से मेंशन करना होगा रिलीज मेडिकल बोर्ड में कि क्यों उनका जो है डिनाई किया गया है। उसके बाद एक और फैसला है, इस फैसले के बारे में भी आया। अब ओबेसिटी को लेकर के क्लियर कट चीज निकल के आई। अब यहां देखेंगे, अगर मान लो इसको ओबेसिटी होता भी, ठीक है, ओबेसिटी यदि इसको होता भी तो कोर्ट ने क्या कहा, यदि ओबेसिटी भी होती तो कोर्ट यहां पर इस पॉइंट में क्या कह रही है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट है। अब इसमें कहा है ए प्लेन रीडिंग, यहां इस इधर से समझते चलिए, ये ए प्लेन रीडिंग ऑफ द अबाउ makes it evident that merely suffering from obesity by itself does not ipso facto render the order disabilities such as primary hypertension, diabetes mellitus and coronary artery disease in the force personal attributable to obesity. Moreover, the RMB has not made any observation regarding effect of obesity on the other medical condition of the respondent. अब इसको हिंदी में समझते हैं। ठीक है, ये भाई इसमें कहा गया है ओबेसिटी वाला ही, ऊपर दिए गए पार्ट को साधारण तरीके से समझें। साधारण तरीके से पढ़ने पर यह साफ पता चलता है कि सिर्फ मोटापा होने के कारण ही अपने आप में आदेश में बताई गई बीमारियों जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस और कोरोनरी आर्टरी डिसीज को फोर्स के कर्मचारियों में मोटापे के कारण नहीं माना जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपको मोटापा है तो सिर्फ मोटापे के कारण ही आपको जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है तो ये कह दिया जाएगा कि भाई आपको मोटापे के कारण हुआ है। ऐसा नहीं है, मोटापा है और उसके बाद भी आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको मोटापे के कारण ही माना जाएगा। इसके अलावा आरएमबी ने प्रतिवादी की अन्य मेडिकल स्थितियों पर मोटापे के प्रभाव के बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं की है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इस जजमेंट का। ठीक है, मोटापे के कारण अगर मोटापा होता भी, मान लो अगर ये ओबेसिटी होता भी तो भी ये नहीं माना जा सकता था कि मोटापे के कारण ही इनको हाइपरटेंशन हुआ या डायबिटीज हुआ या कोरोनरी आर्टरी डिसीज हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब ये बलबीर सिंह वाला मामला आया। इन व्यू ऑफ द अबव, इट इज एसेंशियल फॉर मेडिकल बोर्ड टू रिकॉर्ड एंड स्पेसिफाई द रीजन फॉर देयर ओपिनियन एज टू whether the disability is to be treated as attributable to or aggravated by military service, especially when the pensionary benefit of the force personnel are at stake. इस पॉइंट में भी बहुत अच्छी बात कही गई है। इस पॉइंट में ठीक है, ये मेडिकल बोर्ड के लिए एसेंशियल किया गया है रिकॉर्ड करने के लिए, स्पेसिफाई करना है रीजन उनके ओपिनियन में कि क्यों डिसेबिलिटी जो है वो ट्रीट की जाए एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय सर्विस। ठीक है, स्पेशली जब पेंशनरी बेनिफिट फोर्स पर्सनल के स्टेक पर हो तब। ठीक है, अब आ जाइए एक और बड़ा मुद्दा, डिस्लिपीडीमिया को भाई कोर्ट ने नाना कर दिया है। ठीक है, और यहां पर अगर देखेंगे पहले दो जो डिसीज है यहां कहा है वी आर देयरफॉर ऑफ द कंसीडर्ड ओपिनियन दैट द benefit of doubt of these circumstances should be given to the applicant in view of धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, एंड द फर्स्ट एंड सेकंड डिसेबिलिटीज ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी कंसीडर्ड एज एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो फर्स्ट और सेकंड डिसेबिलिटी है, ठीक है, वो कंसीडर की गई है एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस यहां से।
और फर्स्ट और सेकंड डिसेबिलिटी कौन कौन सी हैं? प्राइमरी हाइपरटेंशन और ग्लूकोज टॉलरेंस वाली, उसको कोर्ट ने माना कि ये एग्रावेटेड बाई सर्विस है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है यहाँ पर देखेंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट इन दीज सर्कमस्टेंसेस शुड बी गिवन टू द एप्लीकेंट इन व्यू ऑफ, जो धर्मवीर सिंह वाला मामला है उसको लेकर के। और डिस्लीपीडीमिया जो डिसेबिलिटी थी उसको कोर्ट ने भी नाना माना है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से। अब आ जाइए, अब इसकी 3 डिसेबिलिटी थी, ठीक है, 3 डिसेबिलिटी थी। अब कंपोजिट डिसेबिलिटी, टोटल डिसेबिलिटी कैसे आकलन की जाएगी उसके बारे में भी बताया कि भाई अगर 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटी है तो टोटल डिसेबिलिटी किस तरीके से मानी जाएगी। अब 1 डिसेबिलिटी तो नाना कर दी और 2 डिसेबिलिटी जो है वो एग्रावेटेड कर दी। तो अब इस डिसेबिलिटी की परसेंटेज कैसे आंकी जाएगी उसके बारे में कहा है कि जो पैरा 17A सब पैरा A ऑफ चैप्टर 7 गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2002, ठीक है, उसका जो प्रोविजन है कंपोजिट असेसमेंट वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब कंपोजिट असेसमेंट वो इस प्रकार है, इसको हिंदी में समझते हैं क्या कहा है। देखो, इस मामले में पहली और दूसरी जो डिसेबिलिटी है उसके कार्यात्मक प्रभाव एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं, इसलिए संयुक्त मूल्यांकन को ओवरलैप के अनुपात के अनुसार घटाया जाना चाहिए। पहली डिसेबिलिटी की मात्रा लगभग 30% है और दूसरी डिसेबिलिटी 5% है, जिसके लिए हमारा मानना है कि इनमें कुछ ओवरलैप है, ठीक है। पहली डिसेबिलिटी यानी प्राइमरी हाइपरटेंशन 30% थी और ग्लूकोज टॉलरेंस वाली 5% थी, और जो तीसरी डिसेबिलिटी थी डिस्लीपीडीमिया उसका मूल्यांकन आरएमबी ने 15% किया है, जिसे हमने नाना कर दिया है, कोर्ट कह रही है। अब सभी डिसेबिलिटी का संयुक्त मूल्यांकन लगभग 43% आरएमबी ने दिया है। इसके अनुसार हम मानते हैं कि पहली और दूसरी डिसेबिलिटी का संयुक्त मूल्यांकन जीवन भर के लिए लगभग 33.5% है। तो पहली जो तीसरी डिसेबिलिटी नाना की थी कोर्ट ने, उसको हटाने के बाद बाकी 2 डिसेबिलिटी की जो टोटल असेसमेंट की थी वो 33.5% थी, ठीक है। अब चलते हैं जजमेंट पे। तो इस पॉइंट का मतलब ये है, अब ये निकल के आया भाई टोटल 43% थी कंपोजिट डिसेबिलिटी, लेकिन जो तीसरी डिसेबिलिटी जो कि 15% थी उसको कोर्ट ने भी नाना कर दिया, यानी डिस्लीपीडीमिया को। अब रह गई 30% प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकंड डिसेबिलिटी रह गई 5% ग्लूकोज टॉलरेंस। अब इन दोनों का कंपोजिट डिसेबिलिटी निकाला जाएगा, ठीक है। और वो निकाला कोर्ट ने असेसमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिसेबिलिटी, असेसमेंट ऑफ फर्स्ट एंड ये सेकंड डिसेबिलिटी इज 33% फॉर लाइफ, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, 33% फॉर लाइफ हो गया, ये क्लियर हो गया। अब वो राम अवतार वाला मामला आ गया ब्रॉडबैंडिंग का, ठीक है। अब ब्रॉडबैंडिंग भी लगेगी इसमें, तो जो 33% फॉर लाइफ थी वो राउंडिंग ऑफ के बेनिफिट भी उसको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये इनवैलिड आउट केस है। अब पूरे मामले को देखने के बाद देखें तो यहाँ पर ये फैसला दिया है, जो ओरिजिनल एप्लीकेशन 2024 की है वो पार्शली अलाउ की गई है, डिजर्व करती है और पार्शली अलाउ की जाती है, ठीक है। और जो इम्पंक्ड ऑर्डर था जिसमें कि उनका एप्लीकेंट का डिसेबिलिटी एलिमेंट रिजेक्ट किया था, ठीक है, डिसेबिलिटी एलिमेंट डिसेबिलिटी पेंशन का जो रिजेक्ट किया था फर्स्ट एंड सेकंड डिसेबिलिटी के लिए, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड डिसेबिलिटी के लिए जो एप्लीकेंट की थी उनको एग्रावेटेड बाय एयरफोर्स सर्विस माना जाता है और तीसरी डिसेबिलिटी को नाना कर दिया जाता है। और यहाँ पर आता है अब इम्पोर्टेंट, इस पैराग्राफ को समझिए। अब यहाँ पे एप्लीकेंट को एंटाइटल किया था, एप्लीकेंट इज एंटाइटल टू गेट डिसेबिलिटी एलिमेंट एट द रेट ऑफ 33% फॉर लाइफ। अब एप्लीकेंट को एंटाइटल कर दिया जाता है कि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 33.5% फॉर लाइफ मानी जाएगी,
जो कि राउंडिंग ऑफ 50% हो जाएगी फॉर लाइफ के लिए नेक्स्ट डेट ऑफ डिस्चार्ज से, जिस डेट को डिस्चार्ज हुआ उसके अगले दिन से। रेस्पोंडेंट को आदेश दे दिया। अब रेस्पोंडेंट कौन? सरकार, ठीक है। ये रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू ग्रांट डिसेबिलिटी एलिमेंट टू द एप्लीकेंट at the rate of 33.5% for life, which would stand round off to 50% for life from the next date of discharge। ठीक है, और इस आदेश को इम्प्लीमेंट करना है 4 महीने के भीतर। ठीक है, अगर डिफॉल्ट हुआ तो सालाना 8% का ब्याज भी देना होगा वास्तविक भुगतान तक। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर इसमें बता दिया। बहुत ही शानदार जजमेंट है। अब यहाँ देखेंगे 4 महीने के अंदर इस आदेश को इम्प्लीमेंट करना है कि भाई एप्लीकेंट को नेक्स्ट डेट ऑफ डिस्चार्ज से उसकी डिसेबिलिटी एलिमेंट 33.5% दिया जाए फॉर लाइफ के लिए, जो कि राउंडिंग ऑफ के बेनिफिट के साथ हो जाएगी 50%, और ये देना है कब से? नेक्स्ट डेट ऑफ डिस्चार्ज से। ठीक है, और इस आदेश को इफेक्ट में लाना है कब से? 4 महीने के भीतर। ठीक है, अगर यहाँ पर डिफॉल्ट अगर होता है तो इंटरेस्ट भी देना होगा 8% पर एनम का सालाना। कब तक देना होगा? ये टिल एक्चुअल पेमेंट तक। तो एक बहुत ही शानदार जजमेंट। ठीक है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, उसके ऊपर जो कि पहले नाना कर दिया था और फिर बाद में AFT के द्वारा पूर्व सैनिक को एक बड़ी राहत मिली है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज का ये जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी अगर सेम सिचुएशन से ग्रस्त हैं और आपका भी डिसेबिलिटी एलिमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप इस जजमेंट के आधार पर केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करने से पहले आप एक बार डिपार्टमेंट को अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं कि विभिन्न कोर्ट ने, AFT ने इस तरीके के फैसले दिए हैं सिमिलर केस में, तो आपको भी डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाए। यदि रिजेक्ट होता है तो आप भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों के ऊपर जजमेंट आ रहे हैं।